हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज आप लोगों का पुराना सेशन आज आप लोगों को हिंदी व्याकरण के भी प्रश्न हैं, साहित्य के भी प्रश्न हैं, यानी कि मिक्स सभी चैप्टर हैं। तो एक एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, तो फटाफट से नोट करते रहिएगा, या तो कहीं ना कहीं स्क्रीनशॉट ले लेना। और चलिए आज के सेशन का पहला ही प्रश्न देखते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चालू करते हैं। किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? तो किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु युग को कहा जाता है। भारतेंदु युग किसके समय में चला था? भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में चला था। कौन सा युग? भारतेंदु युग। अगला है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? तो द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास है भाग्यवती माना जाता है। अगला है, सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? तो सन 1950 से पहले हिंदी कविता किसके रूप में जानी जाती थी? तो एक प्रयोगवादी के रूप में जानी जाती थी। अगला है, ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि कौन है? तो ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि कौन होंगे? सूरदास जी को माना जाता है। किसे? सूरदास जी को है। अगला है, आदि काल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ था? तो आदि काव्य के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ था? तो भक्ति साहित्य का उदय हुआ था। किसमें? आदि काव्य के बाद हुआ था। अगला है, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। निर्गुण भक्ति काल के प्रमुख कौन कवि होंगे? कबीर दास जी को माना जाता है। वन लाइनर है, फटाफट से नोट कर लेना, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस काल को स्वर्ण युग काल कहा जाता है? तो किस काल को कहा जाता है? तो यानी भक्ति काल को कहा जाता है। भक्ति काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग काल कहा जाता है। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का आदि कवि किसे माना जाएगा? स्वयंभू जी को माना जाता है। किसे? स्वयंभू को माना जाता है। अगला, आधुनिक काल का समय कब से कब माना जाता है? तो आधुनिक काल का समय माना जाता है 1900 से अब तक का समय माना जाता है। किसे? आधुनिक काल का समय 1900 से अब तक का माना जाता है। अगला है, जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कामायनी मानी जाती है। तो कामायनी क्या है? एक यह महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य के अंतर्गत यह रचना आती है। बिहारी ने क्या लिखे हैं? तो बिहारी ने ज़्यादातर दोहे लिखे हैं। क्या लिखा है? दोहे लिखे हैं। अगला है, कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर दास रामानंद जी के शिष्य थे। कौन? कबीर दास जी थे। अगला, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में है? तो पद्मावत एक महाकाव्य है, मैंने बताया भी। किसमें है? तो यह अवधी भाषा में है। पद्मावत महाकाव्य है, पर है किस भाषा में? तो अवधी भाषा में माना जाता है। चंपू किसे कहते हैं? गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को क्या कहा जाता है? चंपू शैली कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कलाधर उपनाम से कौन से कवि लिखते थे? तो जयशंकर प्रसाद कलाधर के नाम से क्या करते थे? कविताओं की रचना करते थे। अगला है, रसनिधि किस कवि का उपनाम है? तो रसनिधि किस कवि का उपनाम होगा? पृथ्वी सिंह का है। किसका? पृथ्वी सिंह का उपनाम है क्या? रसनिधि। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र। जो प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास है, कौन सा? मंगलसूत्र है। अगला, वीर सिंह देव चरित्र किसकी रचना है? तो वीर सिंह देव चरित्र रचना है केशव दास की रचना है। अगला है, तुलसी कृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो तुलसी कृत रामचरितमानस में आप लोगों को पता है कि रामायण किसकी भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। उसका अनुवाद यानी कि उसका हिंदी में क्या लिखा गया? किसने लिखा था? तो तुलसीदास ने लिखा था। अवधी भाषा का अनुवाद करके किसमें? अवधी भाषा में लिखा है। संस्कृत भाषा को रामायण पूर्णतः संस्कृत भाषा में, फिर से समझिएगा। और उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो तुलसीदास ने किया है। फिर उसका नाम क्या रखा गया? रामचरितमानस रखा गया। रामचरितमानस किस भाषा में है? तो अवधी भाषा में है।
क्लियर हुआ। आगे देखिए, आनंद रघुनंदन किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। आनंद रघुनंदन किसकी रचना है? तो आनंद रघुनंदन है विश्वनाथ सिंह की रचना है। कौन सी? आनंद रघुनंदन। अगला है, मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की थी? तो मीराबाई ने माधुर्य भाव से कृष्ण की उपासना की थी। कौन? मीराबाई। अगला है, रामचरितमानस का प्रधान रस है। कौन सा है? रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? शांत है। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी है? तो सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। क्या अपनी आत्मकथा खुद लिखा था? आत्मकथा को ही क्या कहा जाता है? अपने द्वारा लिखा गया क्या होता है? अपनी आत्मकथा होता ही है। अगला, हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी कविता का पहला महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। किसका है? तो किसका होगा? चंद्रवरदाई की रचना है। क्या? पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। अगला है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित रचना का नाम क्या है? पत्र का नाम उदंत मार्तंड है। कौन सा है? उदंत मार्तंड है। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है। तो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? तो इंदुमती है। किसकी? इंदुमती। आप लोग कमेंट करिएगा, मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था इंदुमती रचना किसकी है। और ये इंदुमती है क्या? हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है। क्या? इंदुमती। अगला है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो आंचलिक रचनाएं क्षेत्र और विशेष से संबंधित होती हैं। आंचलिक रचनाएं। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। अगला है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो हिंदी गद्य का जन्मदाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। भारतेंदु युग किसके नाम पर चला? तो भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से चला था। अगला है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो हिंदी अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो पद्य साहित्य को 15 भागों में बांटा गया है। कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की थी? तो रक्त चंदन की रचना। किसकी रचना है? तो नरेंद्र शर्मा ने लिखा है। क्या? रक्त चंदन की रचना। किसके ऊपर आधारित है? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर यह रचना लिखा था। नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? तो विभत्स रस को क्या है? नाटककारों ने रस नहीं माना है। क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या है? तो काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम है क्या? अलंकार शास्त्र। क्या है? अलंकार शास्त्र है। अगला है, रीत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो रीत संप्रदाय के संस्थापक थे आचार्य बामन। कौन होंगे? आचार्य बामन की होंगे। किसके रचयिता किसके संस्थापक हैं? तो रीत संप्रदाय के संस्थापक आचार्य बामन जी को माना जाता है। अगला है, हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन हैं? तो हिंदी में प्रथम काव्य शास्त्र के आचार्य कौन होंगे? केशव दास जी हैं। क्लियर हुआ। साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? तो साहित्य शब्द हिंदी साहित्य शब्द से बना है। क्या? साहित्य शब्द। क्लियर। हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग से हुआ है? तो हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ हुआ है किससे? भारतेंदु युग से प्रारंभ हुआ है हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ। अगला है, हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन हैं? तो हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन हैं? श्याम सुंदर दास जी हैं। किसके लेखक होंगे? तो हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा था? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये अरस्तु के कथन है। किसके? अरस्तु के कथन है। हालांकि यहाँ पर ये साइकोलॉजी का प्रश्न है और जीएस में भी पूछा जाता है। तो किसके सामाजिक प्राणी किसने कहा था? तो अरस्तु ने कहा था। अगला है, भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा किसे कहते हैं? मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह भाषा कहलाती है। फिर से देखिएगा, मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए
जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह भाषा कहलाती है। क्लियर? भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष से हुई है। किसकी उत्पत्ति? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष शब्द से हुई है। कितना हुआ? सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस तरह से व्युक्त करेंगे? सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस तरह से व्यक्त करेंगे? व्यक्त है, यहाँ पर व्यक्त गलत लिखा है, तो व्यक्त करेंगे कैसे करेंगे? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर अपने मनुष्य तक पहुँचाता है, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। फिर से देखिएगा, सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस तरह से व्यक्त करेंगे? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा अपने भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता है, उसे क्या कहते हैं? भाषा शब्द कहते हैं। अगला है, भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है? तो भाषा को किन भागों में बांटा गया? कितने भागों में बांटा गया? भाषा को बांटा गया है कितने भागों में? तो 4 भागों में बांटा गया है। हो सकता है अभी क्लियर नहीं है कितने भागों में बांटा गया है, पर बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है? आप लोग इसका कमेंट करिएगा कि कितने भागों में बांटा गया है किसे? भाषा शब्द को। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। कमेंट ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में अपने अपने राय दिया करिए और इसको बताइएगा, आंसर भी दिया करिए कि हाँ किस भाषा को है कितने भागों में बांटा गया। आप लोग कुछ कमेंट ही नहीं करते हैं, कमेंट करते रहिए तो पता भी तो चलता है कि कहाँ पर सही है और कहाँ गलत है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।